नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत उपन्यास विधा में प्रमुख उपन्यासकार और उनके उपन्यासों को अब तक की सबसे आसान ट्रिक के द्वारा याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, अमृतलाल नागर। और अगर हम बात करें अमृतलाल नागर जी की, तो बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं और इनके कुछ उपन्यास, उनका प्रकाशन वर्ष और विषय वस्तु आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जिन्हें हम लोग ट्रिक के द्वारा याद करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला उपन्यास है महाकाल 1947 में। इसमें बंगाल के अकाल की त्रासदी का चित्रण किया गया है। दूसरा उपन्यास है सेठ बांकेलाल 1955 में। तीसरा है बूंद और समुद्र 1956 में। लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण किया गया है। और अगला उपन्यास है शतरंज के मोहरे 1959 में। अवध के नवाबों के हरासोन्मुख जीवन का चित्रण किया गया है। और आगे एक बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास है सुहाग के नूपुर 1960 में। मध्यकालीन कुल वधुओं एवं नाहर वधुओं का चित्रण किया गया है। अमृत और विश्व अमृतलाल नागर जी का अगला महत्वपूर्ण उपन्यास है 1966 में। भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों के राजनैतिक एवं सामाजिकता का चित्रण किया गया है। बात करें अगला उपन्यास तो सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968 में। मसरूफ बेगम के नारी हृदय का चित्रण किया गया है। अगला उपन्यास है एकदा नमीसा राणे। तो एकदा नमीसा राणे 1972 में। आचार्य भार्गव सोमाहुति नैमिष आंदोलन एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का चित्रण इसमें किया गया है। और मानस का हंस 1972 में तुलसीदास की जीवनी एवं व्यक्तित्व पर आधारित है। बात करें नाचो बहुत गोपाल 1978 में। भंगी समाज का इतिहास एवं उसके वर्तमान जीवन की नरकी एवं गहरी संवेदनात्मकता का के साथ चित्रण किया गया है। बात करें खंजन में 1981 में लिखा गया, सूरदास के जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित है। अगला उपन्यास है बिखरे तिनके 1982 में। अग्निगर्भा 1983 में। करवट 1985 में, जिसमें लखनऊ के एक खत्री परिवार के 3 पीढ़ियों का चित्रण किया गया है। और अगला और अंतिम उपन्यास है पीढ़ियाँ 1990 में। करवट उपन्यास के अगले चरण के रूप में इसका जो वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से इन सभी उपन्यासों को याद करने के लिए आपको एक छोटा सा क्लू बनाना पड़ेगा। और क्लू इस प्रकार से है कि अमृत से यहाँ से अमृत ले लीजिए। और नागर, नागर माने होता है विद्वान या चतुर व्यक्ति कोई होगा, जिसे आप कह सकते हैं बुद्धिमान। तो बुद्धिमान व्यक्ति अगर अमृत पा जाता है तो क्या करेगा, बस इसी को दिमाग में रखिए। तो बता रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करता है, अमृत क्या करता है, बोले 47 बूंद किसको, बोले महाकाल को दे देता है। महाकाल माने शिव को देता है। तो शिव जी क्या करते हैं, बंगाल के अकाल को समाप्त कर देते हैं। दूसरा क्या करता है, वो ला करके 55 बूंद सेठ को दे देता है, सेठ बांके लाल को दे देता है। क्यों, क्योंकि वो बचपन का उसका मित्र था। 55 बूंद ला करके सेठ बांके लाल को दे देता है। और वही नागर क्या करता है, फिर 56 बूंद ला करके समुद्र में डाल देता है, जिससे क्या हो जाता है, समुद्र में जब बूंद पड़ जाती है किसकी, अमृत की, तो क्या हो जाता है कि लखनऊ के चौक के रूप में विभिन्न छटा देने लगता है। ठीक है ना, बिल्कुल। आगे की बात करता है कि शतरंज के मोहर, यानी कि 59 बूंद दे करके क्या ले लेता है, शतरंज की मोहर ले लेता है। अमृत की 59 बूंद दे करके क्या करता है, शतरंज की मोहर ले लेता है। और उस मोहर को किसको, अवध के नवाबों को दे देता है। ठीक है ना। आगे फिर क्या करता है कि 60 बूंद दे करके सुहाग के नूपुर लेता है। और उस सुहाग के नूपुर को किसको, कुल वधुओं एवं नागर वधुओं को दे देता है ना। फिर क्या करता है कि 66 बूंद क्या हो जाता है, अमृत में डाल देता है, मतलब विष में डाल देता है। तो अमृत क्या हो जाता है, विष हो जाता है 66, जिससे क्या हो जाता है, और उस विष को किसको दे देता है ना, गणतंत्र जो हम लोगों को प्रतंत्र किए थे उनको दे देता है। आप कह सकते हैं कि सामाजिक और राजनीतिक जो है तमाम प्रकार की विसंगतियाँ थी उनको दे देता है। तो कितना, बोले 66 बूंद कहाँ पर, बोले विष में डाल देता है, तो अमृत विष हो जाता है। आगे 7 घूंघट वाला मुखड़ा, बता रहे हैं 68 बूंद दे करके 7 घूंघट वाला मुखड़ा, है ना, 7 घूंघट वाले मुखड़े को दे देता है। तो उस मुखड़े को किसको बताया, मसरूफ बेगम को दे देता है। आगे है एकदा नमीसा राणे की बात करें तो 72 बूंद इनको देता है, बड़े बेहतर तरीके से देता है। क्यों, क्योंकि आचार्य भार्गव के लिए देता है। तो 72 बूंद किस में, एकदा नमीसा राणे को देता है और आचार्य भार्गव के लिए देता है। बात करें कि 72 बूंद, फिर 72 बूंद क्या करता है, मानस के हंस को देता है। तो तुलसीदास की जीवनी बताता है। किस पे, मानस के हंस को देता है, हंस को देता है तो तुलसीदास की जीवनी बताता है। और आगे है बहुत नाचे थे कौन, बोले गोपाल को 78 बूंद दे दिया, तो उन्होंने भंगी समाज का इतिहास बता दिया।
आगे 81 बूंद, 1 बूंद, 81 बूंद किसको बोले? खंजन नयन में डाल दिया तो सूर हो गया। बिल्कुल, खंजन नयन में डाला, कितनी बोले? 81 बूंद, तो सूर हो गया। तो सूर से हो गया सूरदास, खंजन नयन से हो गया खंजन, और 81 बूंद से हो गया 1981 में लिखा गया। बिखरे तिनके 1982। इस प्रकार से 82 बूंद क्या किया? वो तिनकों पर बिखोर दिया, घासों पर, दूब पर बिखेर दिया, तो घास तिनके बिखरे जो है अमर हो गए, है ना। और फिर क्या करता है? अग्निगर्भा, अग्निगर्भा 83 बूंद कहाँ पर बोले? अग्निगर्भा, अग्नि का गर्भा मतलब अग्नि में डाल दिया, तो क्या हो गया? 83 बूंद अग्नि में डाल दिया तो अग्नि, है ना। और फिर क्या है? करवट। इस प्रकार से क्या हुआ? 85 बूंद क्या किया? अग्नि में जब डालता है 83 बूंद तो 85 करवट लेते हैं लोग। कितने बोले? लखनऊ के खत्री लोग क्या करते हैं? अग्नि गर्भा में 83 बूंद, जब वो बूंद अमृत डालता है, कितनी बूंद? बोले 83 बूंद अमृत डालता है, तो क्या करते हैं लोग? 85 करवट लेते हैं। और 85 करवट कौन लेते लेते कहाँ तक पहुँच जाते हैं? पता है, 90 पीढ़ियों तक पहुँच जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा कि क्या करता है कि बिखर तिनकों पर 82 बूंद डालता है, 83 बूंद अग्निगर्भ में डाल देता है, तो क्या हो जाता है? लोग 85 करवट लेकर के 90 पीढ़ियों तक चलते रहते हैं। तो इस प्रकार से खत्री परिवार की बात यहाँ पे कही गई है कि 85 करवट और 90 पीढ़ी, है ना। इस प्रकार से इन ट्रिक को आप आसानी से दिमाग में बैठा सकते हैं। एक बार सरसरी तौर पर देख लीजिए कि नागर क्या करता है? कितनी बोले? 47 बूंद महाकाल को देता है। बचपन का मित्र था तो 55 बूंद किसको? सेठ को दे दिया, है ना। कितनी? 56 बूंद समुद्र में डाल दिया। शतरंज की मोहर लिया 59 बूंद दे करके, 60 बूंद दे करके सुहाग के नेपुर ले लेता है, और 66 बूंद किसमें? विष में डाल देता है, तो अमृत भी विष हो जाती है। और 68 7 घूंघट वाले मुगड़े को देता है। 72 बूंद आगदा नमेश राणे को दे देता है, और 72 बूंद मानस के हंस को देता है, तो तुलसी की जीवनी बताता है। 78 बूंद दे देता है नाचे गोपाल, तो भंगी समाज के बारे में बता देते हैं। और क्या करता है? 81 बूंद 81 बूंद खंजन वायु नयन को डाल देता है, तो सूर हो जाता है। आगे बिखरा देता है, 82 बूंद तिनके पर बिखरा देता है, और 83 बूंद अग्निगर्भा में डाल देता है, तो क्या हो जाता है? 85 करवट लेकर के 90 पीढ़ियों तक करवट लेते रहते हैं, चलते रहते हैं खत्री परिवार के लोग। तो इस प्रकार से आप आसानी से जो है आई थिंक अमृतलाल नागर के जी के सभी उपन्यास को याद कर सकते हैं। अगले उपन्यास के रूप में अगर हम लोग देखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। तो इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास, प्रकाशन वर्ष और उसके आधार और विषय वस्तु आपको देखने को मिल रही है। सबसे पहला उपन्यास इनका है बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में। प्रमुख पात्र है बाणभट्ट, निपुनिया और न्यूनिया। इसमें क्या है? प्रेम का उदारीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण किया गया है। दूसरा है चार चंद्रलेख 1963 में राजा सातवाहन एवं चंद्रलेखा के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, और 12वीं-13वीं सदी के सांस्कृतिक राजनीतिक का चित्रण है। प्रमुख पात्र राजा सातवाहन और चंद्रलेखा। बात करें पुनर्नवा की तो 1973 में लोरिकान एवं मृष्कटिक के इसके प्रमुख पात्र हैं, और बड़ व्यवस्था एवं नारी शोषण का चित्रण इसमें किया गया है। अगला और बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास है अनाम दास का पोथा 1976 में। छंदोग एवं बृहदारण्यक इसमें जो प्रमुख पात्र हैं आप कह सकते हैं, और औपनिवेशिक युग के परिवेश एवं जीवन पर का इसमें चित्रण किया गया है। अब इन सभी उपन्यासों को कैसे याद किया जाए, थोड़ी सी चुनौती होती है, लेकिन उस चुनौती के लिए हम लोग एक क्लू निकालेंगे। और निश्चित रूप से अगर आप इधर 1 महीने मेरे साथ जुड़ जाते हैं तो मेरे वीडियो सुनने से ही आपको जितने भी ये उपन्यास हैं, नाटक हैं और अन्य विधा हैं, आपको निश्चित रूप से 90% तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो देखें क्या होता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी से आप 1000 ले लीजिए, क्या है बस ट्रिक बन गया। बाणभट्ट की आत्मकथा कितनी कथा? बोले सर 46,000। कितनी कथा? बोले सर 46,000। तो बाणभट्ट से हो गया बाणभट्ट की आत्मकथा, और 1000 से हो गया हजारी, और 46 से हो गया 1946। चार चंद्रलेख कितने? बोले 4 चंद्रलेख तो 63,000 हो गए। और आप ये भी जानते हो जब कोई व्यक्ति लिखता है ना, लेख लिखता है तो तिरछे तिरछे लिखता है, तो तिरछे तिरछे कितने? बोले 4 चंद्र तिरछे तिरछे लिखे, है ना, कौन लिखे? 1000। तो आप कह सकते हैं 4 चंद्रलेख कितने? बोले 63,000। और 4 चंद्रलेख कैसे लिखा गया? बताए सर तिरछे तिरछे लिखा गया है। और पुनर्नवा की बात करें तो पुनर्नवा बोले 73,000। पुनर्नवा क्या है? 73,000 है। और अनाम दास का पोथा की बात करें तो 76,000। अनाम दास के पोथे में कितने? बोले सर 76,000 छंद एवं बृहदारण्यक है ना, बृहदारण्यक हैं। कितने? बोले 76,000। तो 76,000 से हो गया। इस प्रकार से आप आसानी से देख सकते हैं कि क्या बाणभट्ट की कथा में बोले कितनी कथा? बोले 46,000। चार चंद्रलेख बोले 63,000, और बोले पुनर्नवा बोले 73,000, और बात करें अनाम दास का पोथा तो पोथा हो गया 76,000।
तो इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से आप हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के सभी उपन्यास को याद कर सकते हैं। अगले एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं जिनके कुछ उपन्यास हैं जो परीक्षा में तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कहीं से भी और कुछ भी नहीं छोड़ना है। अब इनका जो नाम है सनैया लाल ओझा, महत्वपूर्ण उपन्यास है जिनमें पहला है संपर्क और समर्पण 1950 में, मनुष्य का मूल्य, मकड़ी का जाला, सिंधु सीमांत 1967 में लिखा गया। इसके अलावा सर्वनाम 1976 में, संभवाम 1983 में और कसौटी वर्ष 2000 में इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। अब इन सभी उपन्यास को कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए सनैया को आप कर लीजिए यस और लाल के कर लीजिए एस एल, ओझा से कर लीजिए। अब एस एल ओझा इनको बना लीजिए शॉर्ट फॉर्म में, क्या हो गया कि एस एल ओझा। क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं कि भैया देखो समर्पण है ना, संपर्क और समर्पण क्या है, मनुष्य का मूल्य है। तो पहला ट्रिक क्या बन गया कि संपर्क और क्या, समर्पण मनुष्य का मूल्य है। और मकड़ी का जाल कहाँ से, बोले सिंधु के सीमांत तक फैला हुआ है। तो दो इन्होंने बताई, दो बिंदु बताई कि भाई देखिए संपर्क करना और समर्पण जो है मनुष्य का मूल्य है। तो संपर्क और समर्पण किस एक इनका उपन्यास हो गया, और दूसरा मनुष्य का मूल्य। तीसरा क्या है, मकड़ी का जाल कहाँ से फैला है, सिंधु तक, सिंधु के सीमांत तक है। तो मकड़ी का जाल अगला इनका उपन्यास है और सिंधु के सीमांत इनका उपन्यास है। फिर क्या बता रहे हैं कि देखिए भाई सर्वनाम क्या है, संभव की कसौटी है। तो सर्वनाम से क्या हो गया, सर्वनाम 1976 में, संभव से हो गया संभवाम 1983 में और कसौटी हो गया 2000 में। तो इस प्रकार से आप इन सभी को देख सकते हैं। और बात करें सर्वनाम में, तो बंगाल के नक्सलवादी आंदोलन का वर्णन किया गया है और संभवाम में हड़प्पा सभ्यता एवं देव सभ्यता का जो केंद्रित है उस पर लिखा गया है। तो इस प्रकार से आप छोटा सा क्लू बना सकते हैं कि क्या कन्हैया लाल है ना, सनैया लाल एस एल ओझा कह रहे हैं कि संपर्क और समर्पण मनुष्य का मूल्य है और मकड़ी का जाल जो है सिंधु के सीमांत तक फैला हुआ है। सर्वनाम से, सर्वनाम संभव की कसौटी है, बस सर्वनाम संभव की कसौटी और मकड़ी का जाल सिंधु तक, और संपर्क और समर्पण मनुष्य का मूल्य है। कौन कहते हैं? एस एल ओझा जी कहते हैं। बस इसकी सहायता से आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगले उपन्यासकार हैं कृष्णचंद्र शर्मा भिक्खु। इनको भिक्खु नाम दिया गया है, किसको? कृष्णचंद्र शर्मा को। कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि भिक्खु नाम से जाने जाते हैं, तो कृष्णचंद्र शर्मा जिन्हें भिक्खु उपनाम से जाना जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं, पहला है आदमी का बच्चा 1950 में, संक्रांति 1951 में, भंवरजाल 1954 में, नागफनी 1959 में, सोम देवता की घाटी, सोने का मृग 1960 में, महाश्रवण सुने 1963 में और अंतम गता रेवती, लाल ढाक, मौत की सराय 1970 में, योग यामा, एक और आयात 1976 में, रक्त यात्रा 1978 में, दुर्वा और चंदन बन की आग 1988 में और तथापि 1975 में। तो इन सभी उपन्यास को कैसे याद किया जाए, जिनकी संख्या भारी भरकम लगभग 17 उपन्यास है, कैसे याद किए जाएं? तो एक छोटा सा ट्रिक बना लीजिए कि देखिए कृष्णचंद्र शर्मा भिक्खु, भिक्खु भिक्खु माने कोई भिक्षु है, वो बता रहा है भीख मांगने वाला कोई व्यक्ति था और संक्रांति के अवसर पर वो खड़ा था। उसने क्या देखा, भिक्खु ने क्या देखा कि एक आदमी का बच्चा है जो संक्रांति में क्या हो जाता है, मकर संक्रांति देखते हो ना, तो संक्रांति में नहाने आ रहा होगा, क्या करता है वो नहाते समय क्या होता है, भंवर जाल में फंस जाता है और नागफनी के साथ बहते हुए सोम देवता की घाटी में चला जाता है। कौन? एक आदमी का बच्चा है, संक्रांति में स्नान के समय भंवर जाल में फंस करके नागफनी के साथ बहता हुआ सोम देवता की घाटी में पहुंच जाता है। तो वहाँ पर सोने के मृग का महाश्रवण सुनाया जा रहा था। तो उस महाश्रवण को सुन करके क्या हो जाता है, अंतम गता हो जाता है, अंत को गता हो जाता है, अंतर्गत हो जाता है ना, कि यहाँ से अदृश्य हो जाता है। तो रेवती जो उसकी माँ है, तो रेवती क्या करती है कि लाल ढाक के है ना क्या करती है, फूल लेकर के क्या आती, मौत की सराय में योग करने जाती है। रेवती क्या करती है, लाल ढाक के जो है फूल को लेकर के मौत की सराय में, जहाँ पर वो बच्चा अंतम गता है, उस मौत की सराय में जाती है और वहाँ पे योग करती है। तो क्या हो जाता है, उसको एक और याति युक्ति बताई जाती है कि योग के अलावा एक युक्ति तुम और कर सकती हो जिससे तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा। क्या बताई कि रक्त यात्रा कर लो। कहाँ पर? दूरवा, दूरवा माने दूब लेकर के, कहाँ? चंदन के वन में, तथापि हो सकता है कि तुम्हारा पुत्र तुम्हें मिल जाए। बस यही ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है कि आदमी का बच्चा क्या कर रहा था, संक्रांति में स्नान कर रहा था, भंवर जाल में फंस करके नागफनी के साथ बहता हुआ सोम देवता की घाटी में चला गया और सोने का महाश्रवण सुन करके अंतम गता हो गया। तो उसकी माँ रेवती क्या करती है, लाल
फूल लेकर के, ढाक के फूल को लेकर मौत के सराय में जाकर के योग करती है, तो वहाँ पर उसे एक याति बताई जाती है कि रक्त यात्रा कर लो, क्या दुर्वा और चंदन वन में, दुर्वा लेकर के चंदन वन में यात्रा करो, तथाप हो सकता है कि तुम्हारा पुत्र तुम्हें वापस मिल जाए। तो इस ट्रिक से आप किस चंद शर्मा भिक्खु के उपन्यास को भी याद कर सकते हैं, थोड़ी बहुत मदद जरूर मिलेगी। आगे बात करें हम लोग शिव प्रसाद मिश्र, जिन्हें रुद्र या काशिकेय के नाम से भी जाना जाता है, तो इनके 2 उपन्यास हैं। पहला है बहती गंगा 1952 में, और दूसरा है सचितात। तो बहती गंगा काशी के जीवन और संस्कृति के जीवंत संवेदनात्मक चित्रण है, और आगे बात करते हैं सचितात में प्रयोगवादी शिल्प प्रधान इनका उपन्यास है। कैसे याद करेंगे, तो ट्रिक बना लीजिए। शिव प्रसाद क्या करते हैं, बहती गंगा से सींचते हैं, सींचता है, सींचता, 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 बस ट्रिक बन गई। शिव प्रसाद क्या करता है, बताए बहती गंगा से सींचता है, से चीता, सचता है ना। ये आप कह सकते हैं कि शिव प्रसाद कहता है कि बहती गंगा का जल में क्या है, सचता है, सचता है, सचता माने पवित्रता है। तो बस शिव प्रसाद क्या करते हैं, बहती गंगा से सचता है, सचता है, बस इसी से आप टिक बन गया। शिव प्रसाद से होगा शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, और बहती गंगा से हो गया बहती गंगा 1952 में, और सिचता से हो गया सचितात। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अगले बड़े महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं और प्राय परीक्षाओं में इनके उपन्यास पूछे जाते हैं, शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह जी की बात करें तो इनके उपन्यास का प्रकाशन वर्ष और विषय वस्तु आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला उपन्यास है अलग अलग बैतरणी 1967 में। आज़ादी के बाद पूर्वांचल के गांव की जिंदगी की जो नरकीयता है उसका वर्णन किया गया है। दूसरा है गली आगे मुड़ती है 1974 में, युवा आक्रोश का काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर के संदर्भ में चित्रण किया गया है। और तीसरा है नीला चाँद 1988 में भारतीय इतिहास के मध्यकाल की काशी का चित्रण किया गया है। और अगला है सैलूस 1989 में विंध्य क्षेत्र के नटों के कबलियाई जीवन का चित्रण किया गया है। और अगला है औरत 1993 में नारी के शोषण, दमन एवं पीड़न पर आधारित ये उपन्यास लिखा गया है। आगे मंजूषमा की बात करें तो 1990 में लेखक की पुत्री मंजू के जीवन की करुण कथा है मंजूषमा। मंजू लेखक कौन, शिव प्रसाद सिंह जी की पुत्री है जिसका नाम मंजूषमा है। तो मंजूषमा के जीवन पर आधारित करुण लिखा गया है। कोहरे में युद्ध 1992 में, और इसमें बुंदेलखंड में मुस्लिम आक्रांताओं की कथा का वर्णन किया गया है। दिल्ली दूर है 1993 में हिंदू मुस्लिम के बीच टकराहट एवं समन्वय का चित्रण किया गया है। अगला है वैश्वानर 1996 में काशी के वैदिक कालीन स्वरूप का चित्रण किया गया है। अब इन सभी उपन्यास को कैसे याद किया जाए, थोड़ा सा कठिन जरूर होता है, लेकिन असंभव कुछ नहीं है अगर उस पर प्रयास किया जाए। तो क्लू बना लीजिए कि शिव प्रसाद सिंह बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि सैलूस कोई व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, अलग अलग गली से नीला चाँद देखने के लिए क्या करता है। सैलूस किसके साथ, बोले सैलूस मंजूषमा जो कि इनकी पुत्री है, उसको क्या करता है, और 93 औरतों को लेकर के कहाँ पे जाते हैं, बोले कोहरा है ना, कोहरे में भी क्या करते हैं, दिल्ली का वैश्वानर देखने जाते हैं। तो इससे दिमाग में रखिए क्या कि बता रहे हैं, शिव प्रसाद सिंह बता रहे हैं कि अलग अलग गली से नीला चाँद को देखने के लिए सैलूस मंजूषमा और कितने, बोले 93 औरत के साथ कोहरे में भी दिल्ली का वैश्वानर देखने जाता है। तो अब क्या हो गया, अलग अलग से हो गया अलग अलग बैतरणी 67 में। गली आगे मुड़ती है 1974 में, नीला चाँद देखने के लिए 1988 है, सैलूस 1989 में, मंजूषमा 1990 में, और औरत के साथ 93 औरत के साथ क्या करते हैं, कोहरे में भी, तो हो जाएगा कोहरे में युद्ध 1992 में, दिल्ली से हो गया दिल्ली दूर है 1993 में, वैश्वानर देखने जाते हैं तो वैश्वानर 1996 में। तो क्या आपने देखा कि शिव प्रसाद बता रहे हैं कि अलग अलग गली से नीले चाँद को देखने के लिए शैलेश क्या करता है, मंजूषमा और औरत 93 औरत के साथ कोहरे में भी दिल्ली का क्या वैश्वानर देखने के लिए जाता है। तो इस प्रकार से इन ट्रिक की सहायता से आप इनके क्रम को और इनके जो उपन्यास हैं उनको आसानी से याद कर सकते हैं। अब अगले उपन्यासकार हैं आनंद प्रकाश जैन, और इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिनमें पहला है तीसरा नेत्र 1957 में। अब इसे कैसे याद किया जाए, तो आप ट्रिक बना लीजिएगा कि तीसरा नेत्र कब शिव जी ने खोला था, जब कोई 57 होगा, जब कोई सताएगा, कोई सताया गया व्यक्ति होगा और वो पुकारेगा शिव को, तो शिव जी क्या करेंगे, तीसरा नेत्र खोल देंगे। और जब तीसरा नेत्र खोलेंगे
तो उससे आनंद का प्रकाश होगा, यानी कि उस व्यक्ति को जो सतावा गया है, सतावन है, उसको क्या मिल जाएगा, मुक्ति मिलेगी, या उसको प्रसन्नता मिलेगी, या उससे उस व्यक्ति से छुटकारा मिलेगा। तो इससे आप इनको याद कर लीजिएगा। अगला उपन्यास है कठपुतली के धागे। 1959 में अवध के नवाबों एवं उनकी नवाबी ठाठ का चित्रण किया गया है। तो इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी, देखिए कठपुतली देखते होंगे धागे के सहारे, धागे के सहारे पर नाचती है। तो आप कह लीजिए कठपुतली में कितने बताए, 59 धागे लगे हुए हैं, है ना, जो अवध के नवाबों के यहाँ रखी हुई है। कठपुतली में कितने बोले, 59 धागे अवध के नवाब के पास रखी है कठपुतली। आगे कुड़ाल की आंखें बात करें तो 1967 में अशोककालीन इतिहास की वास्तविकता का चित्रण किया गया है। कैसे याद करेंगे, तो आप ट्रिक बना लीजिए। अशोक की आंखें क्या है, 6-7, या आप कह सकते हैं अशोक कुड़ाल की कितनी बोले, 67 आंख। कुड़ाल की कितनी आंख बताए, 67 आंख। क्या हो गई, बिल्कुल 67 आंखें हैं। कुड़ाल कोई व्यक्ति है जो क्या होता है, उसकी 67 आंख होती है और अशोककालीन इतिहास की आवश्यकता का चित्रण करता है। तो कुड़ाल की 67 आंखें। बात करें 8वीं भंवर 1969, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गोसाई परिवार की कथा का वर्णन किया गया है। तो ट्रिक बना लीजिए कि 8वीं परिवार है ना, 8वीं भंवर में कौन बोले, 8वीं भंवर में 69 गोसाई का परिवार जो है उत्तर प्रदेश में फंस गया था। तो 8वीं भंवर में 69 गोसाई का परिवार क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश में एक भंवर में 8वीं भंवर आती है। तो 8वीं भंवर में क्या करते हैं, 69 गोसाई के परिवार जो है फंस जाते हैं। बस 8वीं भंवर में 69 गोसाई परिवार फंस जाते हैं। और तांबे के कितने बोले, 71 पैसे। कितने पैसे बोले, तांबे के 71 पैसे। तो इस प्रकार क्या आपने देखा कि आनंद प्रकाश जैन जी की बात करें तो सबसे पहला उनका क्या था कि बताए, तीसरा नेत्र कब खुलेगा, जब 57 होगा। जब कोई सताएगा तो शिव जी क्या करेंगे, तीसरा नेत्र खोल देंगे, उससे क्या हो जाएगा, आनंद आ जाएगा। दूसरा क्या, कठपुतली में कितने बताए, 59 धागे हैं और अवध के यहाँ रखी हुई है। कुड़ाल की कितने बताए, कुड़ाल की 67 आंखें हैं, जो कि अशोक इतिहास की वास्तविकता का चित्रण कर रहा है। और 8वीं भंवर में 69 गोसाई परिवार फंस गए थे उत्तर प्रदेश में। और तांबे के कितने बोले, तांबे के 71 पैसे है। इस प्रकार से आनंद मिल जाएगा। अगले उपन्यासकार हैं इकबाल बहादुर देवसरे, और इन्होंने मध्यकालीन इतिहास को अपने उपन्यास का विषय बनाया है। तो इनके प्रमुख उपन्यास निम्नलिखित हैं, जिनमें पहला है नालंदा 1969 में, ओरछा की नर्तकी 1970 में, मस्तानी 1972 में, बेगम हजरत महल 1973 में, जाने आलम 1974 में, नवाबे मुल्क है ना, और तानसेन 1978 में, गुलफाम मंजिल 1980 में। अब इन सबको कैसे याद किया जाए, तो ट्रिक बना लीजिए। इकबाल बहादुर क्या बता रहे हैं, देवसरे क्या है, अब बता रहे हैं कि नालंदा में क्या करते हैं, उल्टे सीधे 69 कोशिश करके नालंदा में प्रवेश लेता है। कौन, देवसरे। फिर क्या करता है, देवसरे नर्तकी की नाच देखने के लिए 70 बार जाते हैं। और मस्तानी को का बेहतर बताते हैं कि मस्तानी बहुत बेहतर नाचती है। तो मस्तानी से हो गया मस्तानी, बेहतर से हो गया 72। और बेगम हजरत महल क्या है, बिल्कुल 73 है। 73 चले जाते हैं बेगम हजरत के महल में। 73 जहाँ पे तहखाना होता है, नीचे होता है, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और जाने आलम एक पिक्चर है, इसको क्या करते हैं, 74 बार देख चुके हैं। कौन बोले, देवसरे। और क्या करते हैं, नवाबी मुल्क में घूमे हुए हैं। और तानसेन से क्या है, 7-8 बार मिल चुके हैं, 7-8 बार तानसेन से मिल चुके हैं। और इस प्रकार गुलफाम मंजिल में क्या करते हैं, 80 बार जा चुके हैं। गुलफाम मंजिल में 80 बार पहुंच चुके हैं। तो कौन बोले, देवसरे। क्या करते हैं, उल्टे सीधे 69 प्रयास करके नालंदा में इन्होंने प्रवेश लिया। क्या करते हैं, 70 बार नर्तकी का नाच देखा है। मस्तानी को बेहतर बताते हैं। और हजरत के महल में कौन बोले, देवसरे 73 पहुँच जाते हैं, 73 बार नीचे तक पहुँच जाते हैं। और जाने आलम पिक्चर को इन्होंने 74 बार देखा। नवाबी मुल्क में घूम चुके हैं। और तानसेन से 7-8 बार मिल चुके हैं। और इस प्रकार से गुलफाम मंजिल में भी 80 बार जा चुके हैं। तो इन सभी ट्रिक की सहायता से आप इकबाल बहादुर देवसरे के उपन्यास को याद कर सकते हैं। अगले उपन्यासकार हैं राजू सक्सेना, और इनके द्वारा 2 उपन्यास लिखे गए हैं। तो इन दोनों उपन्यासों को कैसे याद किया जाए, पहला उपन्यास है पड़ी पुत्री सोमा 1972 में आर्यों अनार्यों के संघर्ष का चित्रण है। दूसरा है रमैनी वर्ष 2000 में। रमैनी सन 1957 की क्रांति पर आधारित है। कैसे याद करें, तो ट्रिक बना लीजिए। राजू सक्सेना क्या करते हैं, पड़ी पुत्र को रमैनी सुनाते हैं। राजू सक्सेना पड़ी पुत्र, पड़ी माने इसको बना लीजिए कि व्यापारी या वैश्य के पुत्री को, इसका नाम है सोमा क्या कर सकते हैं, राजू सक्सेना क्या करते हैं, पड़ी पुत्री सोमा को क्या करते हैं, रमैनी सुनाते हैं। तो आप ट्रिक बना लीजिए। राजू सक्सेना क्या करते हैं, पड़ी पुत्री सोमा को क्या करते हैं, रमैनी सुनाते हैं।
बोले कैसे? बोले बेहतर तरीके से 2012 सुनाते हैं। ठीक है ना, तो इसे आप दिमाग में रख लीजिएगा। अगले बड़े महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं और जैसे इनके द्वारा लिखा गया कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास है, इन सभी को हम लोगों को ठीक से याद करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे उपन्यासकार बेहतरीन हैं और आपकी इंडियन टीम में भी एक क्रिकेटर कोहली, विराट कोहली बहुत बेहतरीन है। तो इनको नरेंद्र कोहली उपन्यास के क्षेत्र में बेहतरीन है और वहाँ क्रिकेट के क्षेत्र में जो है विराट कोहली है। तो नरेंद्र कोहली को हम लोग विराट कोहली मानकर चलेंगे और इसी ट्रिक की सहायता से हम लोग सभी उपन्यासों को याद करने का प्रयास करेंगे। पहला उपन्यास इनका है आतंक। 1972 में समकालीन जीवन में अपराधियों को संरक्षण देने वाले शासन तंत्र का चित्रण किया गया है। दूसरा साथ सहा गया दुख 1974 में। तीसरा है अभ्युदय, शीर्षक से इन्होंने 2 खंड में लिखा और ढेर सारे उपन्यास इसमें हैं। बात करें महासमर, इनके द्वारा लिखा गया अगला उपन्यास है, इसमें भी इसके ढेर सारे खंड हैं, लगभग 8 खंड हैं। और अगला उपन्यास है अभिज्ञान, 1981 में लिखा गया। कृष्ण सुदामा की मित्रता का नया मोड़ इसमें दिखाया गया है। और तोड़ो कारा तोड़ो 1992 में विवेकानंद जी के जीवन पर आधारित है और इसका दूसरा भाग 1993 में आता है और इन्हीं की जीवनी पर, विवेकानंद जी की जीवनी पर आधारित है। अब इन सभी उपन्यास को कैसे याद किया जाए? तो देखिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि विराट कोहली जी का आतंक, यानी कि जब विराट कोहली मैदान में आते हैं तो कोहली का आतंक कैसा होता है? बहुत बेहतर होता है, बेहतरीन तरीके से ठोकाई करते हैं गेंदबाजों की। तो आतंक किसका? कोहली का बेहतर होता है बेहतरीन तरीके से। तो 72 में लिखा गया आतंक। साथ सहा गया दुख 74। और क्या होता? बहुत बेहतरीन तरीके से खेल रहे थे, अच्छे खेल रहे थे, लेकिन अगर 74 पे आउट हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? उनके साथ जो दुख होता है उस दुख को सहना बड़ा कठिन होता है। तो साथ सहा गया दुख। अभ्युदय, और अगर आउट नहीं हुए तो उनका जब अभ्युदय होता है, जब वो आते हैं कहाँ? बोले महासमर में, तो क्या हो जाता है? ज्ञान करा देते हैं किसको? बालरों को, गेंदबाजों को क्या कर देते हैं? अभिज्ञान करा देते हैं। क्या करा देते हैं? तोड़ो सारा तोड़ो। तो क्या करते हैं? केवल रिकॉर्ड ही तोड़ते हैं। तोड़ो तोड़ो, रिकॉर्ड तोड़ो, सारा रिकॉर्ड तोड़ो। कौन है ना? इस प्रकार से हर मैच में 2-4 रिकॉर्डें तोड़ देते हैं। तो तोड़ो कारा तोड़ो 2 भाग में है। इस प्रकार से आप दिमाग में रख लीजिएगा कि जब विराट कोहली आते हैं भूमि में तो बेहतर तरीके से बल्लेबाजी करते हैं और उनका आतंक है ना, बेहतर तरीके से गेंदबाजों पर आतंक बरसाते हैं। 74 पे आउट हो जाते हैं तो उनका दुख सहना याद रखता है। उनके अभ्युदय के समय जब वो महासमर में आते हैं, मैदान में आते हैं, तो बिल्कुल याद आ जाता है क्या? सारे रिकॉर्ड जिसको उन्होंने तोड़ा है ना, तो सारे रिकॉर्ड तोड़े हुए रिकॉर्ड याद आ जाते हैं और रिकॉर्ड तोड़ो की बात आ जाती है ना। तो 92-93 रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है ना। तो इस प्रकार से आप इन सभी ट्रिक की सहायता से नरेंद्र कोहली जी के सभी उपन्यास को याद कर सकते हैं। अब नरेंद्र कोहली ने जो उपन्यास लिखा था अभ्युदय, इसमें राम कथा को तथा महासमर में महाभारत की कथा का वर्णन किया गया है। यानी कि अभ्युदय में राम कथा और महासमर में महाभारत की कथा का वर्णन किया गया है। तो ये 2 उपन्यास अगर देखा जाए, अभ्युदय राम कथा से संबंधित है और महासमर महाभारत से संबंधित है। अगले उपन्यासकार हैं वीरेंद्र कुमार जैन, जिनका उपन्यास है अनुत्तरित योगी। 4 खंडों में लिखा है, जिनमें पहला है 74 में, दूसरा 75 में, तीसरा है 78 में और चौथा है 1981 में। कैसे याद किया जाए? तो देखिए वीरेंद्र कुमार जैन कोई व्यक्ति है जो अनुत्तरित है, कुछ प्रश्नों के अनुत्तर दिए हैं, मैंने उत्तरें नहीं दिए, उसको छोड़ दिए हैं। तो अनुत्तरित प्रश्न के कौन कौन से हैं बताए? 74, 75, 78 और 81। इन 4 प्रश्नों को उन्होंने छोड़ दिया था। तो अनुत्तरित प्रश्न कौन है वीरेंद्र के? बताए सर 74, 75, 78 और 81। 4 प्रश्नों का इन्होंने उत्तर नहीं दिया था, इसको छोड़ दिया था। बस ऐसे कर लीजिएगा। और इसमें वर्णन किसका है? बताए महावीर स्वामी के जीवन एवं उनके संस्कृति से संबंधित प्रश्न आया था और उन प्रश्नों को इन्होंने छोड़ दिया। अगले बड़े महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं शरद पगारे और इनकी महत्वपूर्ण कृतियां निम्नलिखित हैं, जिनमें पहला उपन्यास है गुलरा बेगम। 1984 में शहजादा खुर्रम और गुलरा बेगम की प्रेम कहानी का चित्रण किया गया है। दूसरा उपन्यास है गंधर्व सेन। 1987 में उज्जैनी नरेश गंधर्व सेन और के रोमांस एवं स्वर का चित्रण किया गया है। और बेगम जैना वादी 1996 में, इसमें नित्यांगना जैना वादी और मुगल बादशाह औरंगजेब के प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। अब शरद पगारे जी यही हैं जिन्हें वर्ष 2020 की बात करें तो पाटलिपुत्र की सामग्री पर इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। तो इस प्रकार से आप इनको देख सकते हैं कि शरद पगारे जी, पगारे माने पगार, जिसे आप कह सकते हैं वेतन पर। तो कहाँ पे रहते थे? तो दिमाग बना लीजिए मोटा मोटा कि मध्यकाल में जो शासक थे उनके यहाँ शरद पगार पर क्या करते थे? शरद नौकरी करते थे। तो उन्होंने क्या देखा
कि गुलरा बेगम क्या करती हैं, है ना, गुलरा बेगम क्या करती हैं, 84 क्या करती हैं, 84 बार उन्होंने गुलरा बेगम को देखा, किससे, शाहजादा खुर्रम से प्रेम कथा करते हुए, प्रेम की बात करते हुए, किसको, है ना, बेगम गुलरा और शहजादा खुर्रम। तो शहजादा को 84 बार गुलरा बेगम के साथ किसने देखा था, शरद पगारे ने देखा था। तो शरद पगारे का उपन्यास गुलरा बेगम 84 से हो गया, 1984 में शहजादा खुर्रम से हो गया, शहजादा खुर्रम और गुलरा बेगम की प्रेम कहानी का चित्रण किया गया। गांधर्व सेन 87। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं पगारे जी कि गंधर्व सेन को क्या देखा, सत्ता पर देखा, सत्ता पर, कहाँ की सत्ता पर, बोले उज्जैन की सत्ता पर देखा। क्या कर रहे थे, रोमांस और उनके शौर्य का वर्णन किया गया है। तो बता रहे हैं पाठ शरद जी कि गंधर्व को हमने सत्ता पर देखा था, उज्जैन की सत्ता पर देखा था, रोमांस और शौर्य करते हुए देखा था। और बेगम जैनवादी जो कि 96 में इनको देखते हैं, 96 क्या करते हैं, बिल्कुल 96 स्थानों पर देखा था नृत्य करते हुए, है ना, मुगल बादशाह औरंगजेब के समय में। तो ये बेगम थी, क्या करते हैं, 96 बार इनको नाचते हुए मुगल औरंगजेब के यहाँ देखा था, किसने, शरद पगारे ने देखा था। तो 96 से हो गया 1996 बेगम जैनावादी। तो इस प्रकार से इन ट्रिक की सहायता से आप याद करने का प्रयास करिएगा कि गुलरा बेगम कहाँ 84 बार शहजादा के साथ बात करती हुई, किसने देखा, पगारे ने देखा। गंधर्व क्या, बोले सत्ता पर बैठा हुआ था, कहाँ, उज्जैन की, तो रोमांस और शौर्य देखा था। बेगम जो कि जैनावादी हैं, इनको 96 बार नृत्य करते हुए देखा, कहाँ, बादशाह औरंगजेब के सभाओं में देखा था या उनके शासन में देखा था, उनके दरबार में देखा था। तो इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से इन सभी उपन्यास को याद कर सकते हैं। अगले महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं जिनका नाम है रघुवीर शरण मित्र। तो इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है आग और पानी 1954 में, ढाल तलवार, ओस के आंसू, पहली हार 1955 में, उजला कफन, राख की दुल्हन, कांपती आवाज़, दिन रोया रात हंसी, ताप का तेज, है ना, प्यास और शोले, सोने की राख, और अगला है बलिदान, रंग बिरंगे चेहरे, सदा सदा के प्रश्न। अब इन सभी को कैसे याद किया जाए, तो एक ट्रिक बना लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन देख लिया जाए, देखने में कुछ ज़्यादा नहीं है। तो रघुवीर किशन में कौन जाएगा, बोले आग और पानी। अगर आग और पानी आ जाए, लग जाए तो समस्या हो जाती है, तो लोग रघुवीर किशन में जाते हैं। ढाल तलवार, किसी को तलवार लग जाए, है ना, कोई परेशानी आ जाए, उसके ऊपर तलवार चल रही हो, तो ढाल पाने के लिए, बचाव के लिए रघुवीर किशन में जाता है। अगला है ओस के आंसू, अगर किसी व्यक्ति को आंसू आ जाए, दुख के आंसू हो, कष्ट हो, तो रघुवीर किशन में जाता है। और क्या बचपन में ही हार जाए तो रघुवीर किशन में जाता है। उजला कफन, बिल्कुल उजला कफन, किसी का कफन उड़ जाए, उजल जाए दुनिया से जाए, तो कहाँ जाएगा, रघुवीर किशन में। राख की दुल्हन, दुल्हन जल के अगर राख हो गई तो किस किशन में जाएगा, रघुवीर की। कांपती हुई आवाज़, जिसके डर से, किसी के डर से अगर आवाज़ कांपती है, डरता है व्यक्ति, तो कहाँ जाएगा, रघुवीर की शरण में। और रघुवीर की शरण में क्या है, तो लोग जाते हैं तो कांपते लगते हैं। दिन रोया रात है, जो व्यक्ति दिन रात रोता है वो भी रघुवीर की शरण में जाता है। तप के तेज से अगर कोई जल जाता है तो भी कहाँ जाएगा, बिल्कुल रघुवीर की शरण में जाएगा। प्यासा और सोला, यानी कि प्यासा व्यक्ति और आग से जला हुआ व्यक्ति दोनों रघुवीर की शरण में जाते हैं। सोने की राख, है ना, सोने की राख का मतलब कि इसका सुख सैन सब खत्म हो जाए, वो भी कहाँ जाएगा, रघुवीर की शरण में जाएगा। और कोई व्यक्ति क्या करता है, बलिदान करता है रघुवीर के शरण में जा करके। रंग बिरंगे चेहरे, बल कहाँ जाएंगे, रघुवीर की शरण में जाएंगे। और सदा सदा का प्रश्न अगर समाप्त करना है, शंका खत्म करनी है, तो कहाँ जाओ, रघुवीर की शरण में जाओ। इस प्रकार से आप इन सभी को याद कर सकते हैं। अगले उपन्यासकार हैं प्रताप नारायण श्रीवास्तव, और इनका एक उपन्यास आप यहाँ पर देख सकते हैं, बेकसी का मजार 1957 में। बोले बेकसी का मजार कितना, बोले 57 मजार है। तो प्रताप की बेकसी का मजार 57, तो प्रताप से प्रताप नारायण से श्रीवास्तव हो गया, बेकसी से हो गया बेकसी का मजार, 57 से हो गया 57। शिव सागर मिश्र की बात करें तो इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं राज तिलक 1961 में, मगध की जय 1962 में। तो टिक छोटा सा बना लीजिए, शिव सागर मिश्र क्या करते हैं, राज तिलक में मगध की जय करते हैं, राज तिलक में मगध की जय करते हैं, राज तिलक में मगध की जय करते हैं, इससे याद हो जाएगा। और अगले बड़े महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं मनु शर्मा। मनु शर्मा का उपन्यास द्रौपदी की आत्मकथा 1974 में, द्रोण की आत्मकथा 1976 में, कर्ण की आत्मकथा 1978 में, अभिशप्त 1982 में, शिवाजी का आशीर्वाद लिखा है इन्होंने, कृष्ण की आत्मकथा लिखी है और गांधारी की आत्मकथा लिखी है। देखिए अगर कोई व्यक्ति बहुत आत्मकथा लिखा है तो मनु माने जानकार हैं, मनु हैं, इन्होंने क्या लिखा, सबकी आत्मकथा लिखी है। तो जितनी आत्मकथा टाइप के उपन्यास हैं वो मनु शर्मा के हैं। एक ट्रिक तो यही बन गया। और एक इन्होंने शिवाजी का आशीर्वाद अलग से लिखा है। तो आप ट्रिक बनाइए कि द्रौपदी, द्रोण, कर्ण और किसकी, कृष्ण और गांधारी की
आत्मकथा जो है अपशब्द हो गई थी, मतलब उस पर किसी ने इनकी आत्मकथाओं को शाप दे दिया था, अपशब्द हो गई थी। तो उसको क्या किया था, मनु शर्मा ने क्या किया, शिव जी के आशीर्वाद से, शिवाजी के आशीर्वाद से उन सबको अपशब्द को नष्ट किया था। बस आपकी ट्रिक बन गई कि क्या, कि द्रौपदी, द्रोण, कर्ण, है ना, और इसके अलावा कृष्ण तथा गांधारी की जो आत्मकथा अभिशप्त हो गई थी, उसको क्या करते हैं, मनु शर्मा शिवाजी के आशीर्वाद से उस अभिशप्त से रक्षा करते हैं, और या आप कह सकते हैं उस अभिशप्त से इनको मुक्ति दिलाते हैं। बस इसी की सहायता से आप सबको याद कर लीजिएगा। आगे हैं राम कुमार भरमर जी। तो राम कुमार भरमर जी क्या करते हैं, उपन्यास लिखते हैं फौलाद का आदमी 1969 में, और कांच का घर 1971 में। देखिए फौलाद का आदमी कहाँ रहेगा, बोले फौलाद का आदमी कांच के घर में रहता है ना। राम कुमार भरमर बता रहे हैं कि फौलाद का आदमी कांच के घर में रहता है। तो फौलाद से हो गया फौलाद का आदमी, कांच से हो गया कांच के घर में रहता है, राम कुमार भरमर बता रहे हैं। अगले उपन्यासकार हैं जयशंकर द्विवेदी। महाकवि कालिदास की आत्मकथा 1987 में। तो देखिए कई बार परीक्षा में पूछा गया है महाकवि कालिदास की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसे दिमाग में रखिए, जयशंकर द्विवेदी। क्या करते हैं, महाकवि कालिदास की आत्मकथा लिखते हैं। बोले कब, 87 में। तो 87 कौन लिखा, बोले जयशंकर द्विवेदी क्या लिखते हैं, महाकवि कालिदास की आत्मकथा लिखते हैं। आगे हैं आनंद शर्मा। इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास इतिहास के नूपुर, रस कपूर 1995 में, एक भीष्म और नरवद सुप्यारदे 2003 में लिखा, अमृत पुत्र 2006 में लिखा। अब इन सभी को कैसे याद करेंगे, देखिए आनंद शर्मा से हम कर लेते हैं आनंद रहेगा, घर में आनंद कब रहेगा, जब इतिहास के नूपुर, किसी के पास इतिहास के नूपुर मैंने ऐतिहासिक नूपुर माने पायल वगैरह हो, सोने की हो, तो उसके यहाँ सुख रहेगा, क्योंकि उसके पास स्वर्ण है, इतिहास का स्वर्ण मिला हुआ है। दूसरा क्या है, रस कपूर, अगर किसी के परिवार में रस भरपूर हो तो क्या हो जाएगा, उसके परिवार में आनंद रहेगा। तीसरा किसके पास रहेगा, एक भीष्म जैसा व्यक्ति हो, दृढ़ व्यक्ति हो, अटल व्यक्ति हो, तो उसके यहाँ सुख रहेगा। और नर वध प्रेम, अगर नरों में क्या हो जाएगा, प्रेम रहे, मधुरता रहे, तो उनके यहाँ आनंद रहेगा। और कौन, उनके सभी पुत्र क्या हों, अमृत हो, अमृत माने मीठा बोलने वाले हो, मीठा कर्म करने वाले हो, अच्छे संस्कारी हो, तो उनके यहाँ क्या रहेगा, आनंद रहेगा। तो आनंद किसके यहाँ, बोले इतिहास के नूपुर, इतिहास से संबंधित को सोने चाहते उसके यहाँ हो। क्या और क्या हो, रस से भरा पूरा हो, रस हो, और क्या हो, एक भीष्म जैसा व्यक्ति हो, और नरों में क्या हो, प्रेम हो, तो उनके यहाँ आनंद रहेगा। और पुत्र अमृतवत हो, अमृत वाले हो, मीठे वाले हो, मीठे कर्म करने वाले हो, तो भी उनके यहाँ क्या रहेगा, आनंद रहेगा। अगले उपन्यासकार हैं बच्चन सिंह, और बच्चन सिंह को आप लोग जान ही रहे हैं कि परीक्षाओं में अगर देखा जाए इधर तो बिल्कुल इन्होंने धूम मचा दी थी। इनके इतिहास से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, तो वही बच्चन सिंह हैं, इसलिए इनको ध्यान से रखिए। तो क्या है, सूत पुत्रोवा, और अगला है पांचाली। कैसे याद करेंगे, तो देखिए बच्चे क्या करते हैं, सूतो, जब बच्चे सोते हैं तो सोते ही रहते हैं, और अगर जग गए तो पांचाली करते हैं, एकदम बिल्कुल पंचाल मचा देते हैं, बिल्कुल पांचाली मैंने परेशान कर देते हैं। तो रख लीजिएगा, बच्चे क्या करते हैं, सोएंगे तो सोते रहेंगे, और जगेंगे तो पंचाल करेंगे। कब, बोले एकदम बिल्कुल 2-1-1-2-1-2 और 98 में, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से इस ट्रिक की सहायता से आप बच्चन सिंह जी के दोनों उपन्यास को याद कर सकते हैं। अगले उपन्यासकार हैं मायानंद मिश्र। प्रथम शैलपुत्रीचा 1990 में, दूसरा मंत्रपुत्र 1990 में, और तीसरा पुरोहित 1999 में। कैसे याद करेंगे, देखिए मायानंद क्या करते हैं, सबसे पहले किसके पास, बोले सबसे पहले किसके पास जाते हैं, शैलपुत्री के पास जाते हैं। शैलपुत्री के पास जाते हैं कब, बोले 90 में। क्या करते हैं, जाकर के वहाँ पर पुत्र के लिए मंत्र पुत्र 90 पुत्र के लिए क्या करते हैं, 90 मंत्र पढ़ते हैं। पुत्री के लिए शैल के पास जाते हैं, और पुत्र के लिए 90 मंत्र पढ़ते हैं, और फिर क्या करते हैं, 99 पुरोहित को बुलाते हैं। 99 या आप कह सकते हैं नए पुरोहित को बुलाते हैं। देखिए कोई मायानंद व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं, मायानंद वाला व्यक्ति क्या करता है, बताता है कि अगर आपको पुत्री चाहिए तो शैल के पास जाओ, पुत्र चाहिए तो 90 मंत्र पढ़ाओ, 90 मंत्र पढ़ो, और अगर दोनों चाहिए तो 99 पुरोहित बुलाओ, यानी कि नए पुरोहित बनाओ। तो ये सभी ट्रिक का उद्देश्य केवल आपको याद करना है, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है, ना ही किसी की भावना को ठेस पहुंचाना या किसी राजनीतिक
उद्देश्य से इसका कुछ लेन देन है। बस किसी तरह से आपको याद हो जाए और परीक्षा में आपका एक प्रश्न बन जाए, यही मेरा उद्देश्य है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।